हाँ जी, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है जब 5 न्यूटन पर कूलम है तो एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन 4 kg का जो है दैट इज 0 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg जो है आपका दैट इज 5 एंड नॉर्मल डायरेक्शन इज 0 एंड नॉर्मल डायरेक्शन इज 0। लास्ट क्वेश्चन जो था उसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में -5 न्यूटन पर कूलम था, ठीक है ना। उसके आंसर्स भी मैं बता देता हूँ। उसमें दोनों की एक्सेलरेशन बराबर है 5/3, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम इज 20/3 न्यूटन। ये था, ठीक है। उसके बाद जब म्यू इज इक्वल टू 0.2 है तब फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन 2 kg का 3 है, 4 kg का 0 है। म्यू इज इक्वल टू 0.2 है तो एक्सेलरेशन 4 kg का 0 है, एक्सेलरेशन 2 kg का जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे 0। और इसी थर्ड के ये सी में ए पार्ट वाला है ना, और बी पार्ट वाले में आपके पास जो है बी पार्ट वाले में जब नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तब एक्सेलरेशन 0 है दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में होगा कुछ ना कुछ, मैंने अभी निकाला नहीं, देख लेंगे। हाँ जी बोलो, जिस चीज में डाउट, जिस पार्ट में डाउट है आप पूछिए, आई विल सॉल्व दैट। हाँ जी इस वाले में ना ऊपर वाले में इसमें 20/3 आ रहा है। अच्छा इसमें डाउट है, ओके। और इससे पहले वाला पार्ट सबको क्लियर है? उस वाले में भी देखो ऐसा है ना, इस क्वेश्चन में क्या था, आपके पास दो ब्लॉक्स थे, एक बड़ा था जिसपे कोई चार्ज नहीं था और एक छोटा था जिसके ऊपर चार्ज था। ये 4 kg का था और ये 2 kg का था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। दिस वाज द सिचुएशन। और आपने जो है स्मूथ सरफेस था शुरुआत में, इसमें आप ऊपर वाले में अगर नॉर्मल डायरेक्शन देखना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी 5 न्यूटन पर कूलम। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 5 न्यूटन पर कूलम। उसकी वजह से जो है फोर्स जो लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, कितना लगेगा 5 2 अच्छा इस पे चार्ज कितना था? 2 कूलम्स का चार्ज था, तो जो फोर्स लगेगा फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। सो Q है 5 तो सॉरी Q है 2, E है 5 और Q है 2, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इसमें लगना था। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगना था, तो ये आगे चला जाएगा, तो कांटेक्ट यहां पे रहेगा नहीं, कांटेक्ट नहीं रहेगा तो नॉर्मल डायरेक्शन 0। समझ में आई बात? ये है फंडा, ठीक है। अच्छा जब हमने ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, अब सेकंड पार्ट में बात कर रहा हूं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई -5 न्यूटन पर कूलम, तब कुछ नहीं होगा, ये वाला जो फोर्स है ये उस डायरेक्शन में लगेगा। जब ये फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा दोनों इकट्ठे चलेंगे, अब कॉन्टेक्ट नहीं छूट सकता, दोनों इकट्ठे चलेंगे। तो नॉर्मल डायरेक्शन में आपको डाउट है ना, तो दोनों इकट्ठे चलेंगे, तो इकट्ठे किस एक्सेलरेशन से चलेंगे पहले वो निकाल लेते हैं। तो फोर्स जो लग रहा होगा वो अभी भी इस डायरेक्शन में, ये 10 न्यूटन उस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो टोटल सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज 10, टोटल मास इज 4 + 2 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि वहां पे लिखा हुआ है। दोनों की एक्सेलरेशन बराबर होगी, इकट्ठे चलेगी। अब आप इसका एफबीडी बना लो, 4 kg का एफबीडी बना लो। 4 kg का एफबीडी बनाओगे, 4 kg के ऊपर जो नॉर्मल डायरेक्शन लगा हुआ है वो वैसे लगा हुआ है। 4 kg की आगे की तरफ एक्सेलरेशन जो है वो कितनी है, वो है 5/3। तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन जो है न्यूटन सेकंड लॉ लगा लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर लो। तो फोर्स है नॉर्मल डायरेक्शन, मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितनी है 5/3, तो 5 4 20, सो 20/3 न्यूटन। इट्स वेरी सिंपल। इसमें कहां गड़बड़ कर दी? माइनस कर दिया दोनों को, एम माइनस कर दिया दोनों को। नहीं इस तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉज ऑफ मोशन में तुम याद करो क्या क्या नहीं किया। अच्छा जी, और हाँ जी इसमें बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट में? तो मैं बताता हूं,
जो लोग प्रेजेंट थे ना। और यहां पर नॉर्मल डायरेक्शन क्या आ रहा है? नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे अब 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। मतलब जो फोर्स लगाएगा 2 kg वाले ब्लॉक को kg पे वो आना चाहिए। अच्छा नहीं, सॉल्व भी कर लेते हैं ऐसे करना चाहिए एकदम से। ये बताओ कि यहाँ पे आप लोगों ने मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना निकाला, कितना आ रहा था वो? 4 न्यूटन आ रहा था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ रहा है 4 न्यूटन और यहाँ पर 8 न्यूटन, यहाँ पर 8 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। ठीक है ना? हाँ नहीं, अब हमारे को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। यहाँ पे 4 न्यूटन है ना। अच्छा पार्ट बन गया है 4 न्यूटन का। अच्छा, टोटल फोर्स इस तरफ को जो लग रहा है वो तो 10 है, और फ्रिक्शन जो इस तरफ को टोटल लग सकता है 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। तो मूव तो करेगा नहीं, मूव तो नहीं करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 10 न्यूटन फोर्स है वो इस पे लग रहा है, उस पे नहीं लग रहा। किस पे लग रहा है? इस पे लग रहा है। तो अगर हम इसका एफबीडी बनाते हैं, इसका एफबीडी अगर हम बनाते हैं, इसका एफबीडी बनाएंगे तो डेफिनेटली इस तरफ को 10 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ को फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और यहां से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इन दोनों के बीच में होगा। नॉर्मल रिएक्शन वो भी लगेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका होगा, क्योंकि 10 न्यूटन वहां पे लग रहा है। तो 10 ये हो गया, 10 विल बी इक्वल टू n + 4। तो कितना आ जाएगा? n 6 आ जाएगा। 6 न्यूटन आएगा, n 6 न्यूटन आएगा। अच्छा, और अब हम इसका अगर एफबीडी बनाते हैं बड़े वाले का, तो बड़े वाले के ऊपर इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन का नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा। इसके पास इस तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, लेकिन करेगा नहीं स्लिप, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन इस तरफ को लगेगा। उसकी लिमिटिंग वैल्यू 8 है, लेकिन लगेगा कितना? 6 ही लगेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे लिमिटिंग वैल्यू के एग्जैक्टली बराबर होगा, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ नंबर फर्स्ट पार्ट vector E is equal to 10 Newton per coulomb minus J cap is applied. Second part, vector E is equal to 10 Newton per coulomb plus J cap is applied. Plus J cap is applied. Third part, find out the time period of oscillations of the pendulum in both the cases. In both the cases, find out the time period of oscillation of the pendulum in both the cases. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। तो देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है चार्ज Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है Q इनटू V। ये है कांसेप्ट। ठीक है, समझ में आया? ठीक। अच्छा, चलो अब देखते हैं जरा फर्स्ट पार्ट जो है। फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 10 न्यूटन पर कूलम लगाई गई है माइनस J कैप, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा, पहले आप फोर्स निकाल लो। फोर्स इज इक्वल टू Q इनटू E। Q है 2.4 और E है 10,
तो ये आपके पास आ जाएगा 24 न्यूटन। तो 24 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अगर 24 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और mg तो पहले से ही नीचे एक्ट कर रहा है, mg कितना है, वो है 20 न्यूटन। तो भाई जो ऊपर की तरफ टेंशन है वो टेंशन कितना हुआ, वो टेंशन कितना हुआ, टेंशन जो है टेंशन हो गया आपके पास 44 न्यूटन। सिंपल। अब सवाल उठता है कि यहां पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालना है, ठीक है, और वो टाइम पीरियड कैसे ऑसिलेट करेगा ये भी हमें सोचना चाहिए। तो टाइम पीरियड ऑसिलेशंस यहां पे कैसे हो सकती है, ऐसे करके ही ऑसिलेशंस पॉसिबल है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हमें खुद सोचना पड़ता है यहां पे, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ किया तो ये ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, स्मॉल ऑसिलेशंस होंगी और उसका टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता था वो होता था 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव, याद है किसी को? मतलब नेट फोर्स से ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जी इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगेगा। एल अपॉन जी होता था, बट वो एल अपॉन जी कब होता था, एल अपॉन जी तब होता था अगर सिर्फ वेट mg एक्ट कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर mg के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे यहां पे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो हमारे को जी इफेक्टिव जो है वो लेना पड़ता है इनटू कंसिडरेशन। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट नाउ। अच्छा, सबसे पहले लेंथ तो हमें पता है 1 मीटर। जी इफेक्टिव हम कैसे निकालें? जी इफेक्टिव अगर आपको याद हो तो इसके ऊपर जो भी नेट फोर्स आ रहा होता था एक्सेप्ट टेंशन फोर्स, है ना, तो वो जो आपके पास नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू जी इफेक्टिव। दिस वाज द शॉर्टकट, ठीक है। हाँ, याद है आपको एक वो क्वेश्चन कराया था कि एक ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ है, ट्रॉली एक्सेलरेट कर रही है, लंबे तरीके से कराया था, बहुत लंबे तरीके से कराया था। फिर मैंने आपको कहा था कि शॉर्टकट यहां से ऐसे करके बनता है, ऐसे करके करना है ना, वो याद रखना, थ्योरी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव। नेट फोर्स जो आ रहा है 20 प्लस 24 वो आ रहा है आपके पास 44, ठीक है। तो 44 इज इक्वल टू मास जो है वो है 2 इंटू जी इफेक्टिव। तो आपके पास जो इफेक्टिव ग्रेविटी यहां से आएगी वो आ जाएगी 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी। इस इफेक्टिव ग्रेविटी को आप इस फॉर्मूले में यूटिलाइज करिए और आपके पास टाइम पीरियड के लिए आ जाएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल इज 1, इफेक्टिव ग्रेविटी इज 22, ठीक है। इतना भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वहां से भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस क्या क्या आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा। फिलहाल मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं √22, ठीक है। अदरवाइज ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, अगर पाई की वैल्यू 22/7 है तो √22 से √22 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 की टर्म्स में ये आ सकता है, ठीक है। इतना हो गया, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में बोला गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जे हो जाती है, ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ इट। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में हो जाती है तो फोर्स भी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा Q इंटू E। यस, टेंशन इज 0। mg नीचे की तरफ है 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ फोर्स हो गया 24 न्यूटन, ठीक है। टेंशन होगी 0, ठीक है। तो टेंशन यहां पे आ गई 0। नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ दिस विल गो अप। टाइम पीरियड अब कैसे निकालेंगे? नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि टाइम पीरियड का क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए क्वेश्चन में, कॉलिजन्स आर इलास्टिक। अगर कहीं पे भी कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन्स आर इलास्टिक, ब्रैकेट में डाल दीजिए पूरे क्वेश्चन में, अगर कहीं पे भी कोई कॉलिजन हो रहा है इट्स एन इलास्टिक कॉलिजन। तो यहां पर कॉलिजन होगा। अब देखो क्या होगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, नेट फोर्स कितना है ऊपर की तरफ 4 न्यूटन, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाके टकराएगा तो कोलाइड करेगा, क्योंकि 24 ऊपर है नीचे 20 है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गया 4 न्यूटन, तो ऊपर जाके कोलाइड करेगा। जितनी वेलोसिटी, इलास्टिक कोलिजन जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा। फिर वापस आएगा, जब ये वापस आ रहा होगा तब भी नेट फोर्स ऊपर ही लग रहा होगा 4 न्यूटन, तो रिटार्ड कर रहा होगा नीचे की तरफ, क्योंकि mg से बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो रिटार्ड कर रहा होगा तो वापस आएगा, और रिटार्ड करते करते फिर से 0 वेलोसिटी होगी, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये चलने लगेगा। क्या ये एसएचएम है? 1 मीटर होता है, बट स्लाइड डिस्प्लेसमेंट नहीं होती एसएचएम। और क्या होता है एसएचएम में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं भाई, यहाँ पे कहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये तो कांस्टेंट फोर्स है। वहां पर फोर्स एसएचएम में किस टाइप का फोर्स होता था? F इज इक्वल टू kx।
माइनस के एक्स, उस टाइप का फोर्स ही नहीं है यहाँ पे। बोलो मत सिचुएशंस को ना, आप लोग अभी बोल रहे हो एसएचएम अभी भी कराया, ठीक है। तो यहां पर जो है इट इज नॉट एसएचएम बट इट इज डेफिनेटली व्हाट, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में भी तो हम टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन है तो यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, वन ऑसिलेशन होगी, उसमें जो टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हम वो टाइम निकाल लेते हैं। तो आप ऐसा करिए, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऊपर की तरफ s जो है वो है 1, इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितनी होगी ऊपर की तरफ, फोर्स कितना ऊपर की तरफ 4, मास कितना है, मास है 2, तो 4/2 इट विल बी 2, और टाइम आ जाएगा हमारे पास यहां से। तो आप देखो टाइम कितना आ रहा है, टाइम आ रहा है 1 सेकेंड। तो ऊपर जाने में 1 सेकेंड, वापस आने में भी 1 सेकेंड, तो टाइम पीरियड कितना हुआ, तो टाइम पीरियड टोटल हो जाएगा 2 सेकेंड्स। तो हमें ये चीज खुद देखनी पड़ेगी कि कहां पर किस टाइप का टाइम पीरियड हो रहा है, क्योंकि उन्होंने टाइम, यहां पे एसएचएम हो रहा है लेकिन यहां पर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, दोनों में टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे कैसे, कहां पर किस तरीके से टाइम पीरियड आप निकालोगे दैट इज अप टू यू। देखिए, अ पेंडुलम बॉब इज इनिशियली इन वर्टिकल पोजीशन, it carries 3 coulomb charge and its mass is 2 kg. If a horizontal electric field of 10 Newton per coulomb is switched on, find if a horizontal electric field of 10 Newton per coulomb is switched on, find maximum angle rotated, find maximum angle rotated by the bob. Angle with the vertical when this bob is in equilibrium. Angle with the vertical when the bob is in equilibrium. Time period of its oscillations at equilibrium position. Time period of its oscillations at equilibrium position. लेंथ लेंगे √13 मीटर।